वेलकम टू द लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स। मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ एक बार फिर आई हूं आप सबके सामने मेंस आंसर राइटिंग की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में भी हम लोगों ने आईपीसी एंड देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाया था एंड हम लोगों ने इनका कॉन्सेप्ट रिविजन करा, प्लस हमने सैंपल आंसर्स लिखे। सैंपल आंसर्स were provided to you only with the intention कि आप लोग अपने खुद के आंसर्स लिखना शुरू करें। आप लोगों को क्या मिले, डायरेक्शन मिलनी शुरू करे कि किस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपके आंसर का एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और उस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, सबसे पहले उस बेसिक स्ट्रक्चर में होनी चाहिए आपकी एक इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों को बॉडी ऑफ द आंसर लिखना है एंड उसके बाद आपको अपने आंसर को कंक्लूड जरूर करना है। इन तीन चीजों को फॉलो करते हुए आपको अपने आंसर राइटिंग करने हैं। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका आंसर होना चाहिए क्रिस्प, प्रिसाइज एंड डिजायरेबल। काफी स्टूडेंट्स को लगता होगा कि मैं हर एक सेशन में ये बातें क्यों रिपीट करती हूँ। मैं हर एक सेशन में ये बात इसलिए रिपीट करती हूँ बिकॉज ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड जितनी बार आप लोग ये सुनेंगे उतनी बार आपके दिमाग में इनकलकेट होंगी, आपके दिमाग में सेटल हो जाएंगी एंड आपको रियलाइज होगा कि ये बातें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और जब आप एग्जाम में अपना आंसर लिख रहे होगे तब आपको मेरी याद जरूर आएगी और आपको लगेगा कि हाँ मैम ने सही बोला था। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टेट जुडिशरी के लिए। आपको जिस दिन से आप अपने पेपर की तैयारी शुरू करते हो आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी है, पीटी की नहीं। कई बच्चों को ये भ्रम होता है, ये गलतफहमी होती है कि पीटी जब क्लियर हो जाएगा तब मैं मेंस पे जाऊंगा। जी नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। मेंस की आंसर तैयारी करनी है और पीटी खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा एंड इंटरव्यू भी आपका आराम से क्रैक हो जाएगा। बट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, डूज एंड डोंट्स के लिए आप लोग मेंस आंसर राइटिंग का जो लेक्चर नंबर 1 था उसको भी देख सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो, बिकॉज उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी जो माइन्यूट चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो सब मैंने डिस्कस करी थी। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो ये एक रिचुअल है। जैसे हम सुबह उठते हैं, हम गॉड को प्रे करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रेयर ऑफरिंग करते हैं, आप जो अपना एक रूटीन फॉलो करते हो दैट बिकम्स योर रिचुअल। सो यू हैव टू मेक आंसर राइटिंग योर रिचुअल बिकॉज वंस आंसर राइटिंग इज योर रिचुअल वो आपकी बॉडी को नेचुरली आना शुरू हो जाएगा, आपका माइंड नेचुरली वैसे आंसर्स लिखना शुरू कर देगा। तो जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अपने एग्जामिनेशन में। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू विल ऑलवेज बी दैट प्रैक्टिस करें, खूब सारी प्रैक्टिस करें एंड प्रैक्टिस करते रहे, जिससे कि आप जब अपना मेंस का आंसर लिख रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में होगे आपको नर्वसनेस नहीं होगी, आप ब्लैंक नहीं होगे, बल्कि आपके लिए ये रिचुअल होगा क्योंकि आपको तो आदत है मेंस के आंसर राइटिंग की लिखने की। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है अपने मेंस के आंसर राइटिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, मेंस की आंसर राइटिंग करी थी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे एंड आज के टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, उनका कॉन्सेप्ट रिविजन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग अपना आंसर लिखेंगे, एक सैंपल आंसर लिखेंगे, मॉडल आंसर लिखेंगे। आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है, हर एक बंदे का अपनी बात कहने का तरीका अलग हो सकता है। सिमिलरली आपका अलग तरीका हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। These are just sample answers which have been provided to you, जिससे कि आप अपना आंसर खुद लिखें, अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर लेके आए एंड अपने आंसर को अच्छे से खुद ब खुद तैयार करें। अब आपको एक जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या है, टीचर जो होता है ना आपकी जिंदगी में, कोई भी टीचर हो, मैं हूं या कोई भी हो, टीचर जो है कैन ओपन द डोर फॉर यू, टीचर कैन ओपन द डोर फॉर यू, हाउएवर you have to enter yourself. So क्या ध्यान रखना है, सो बेसिकली जो टीचर होता है वो आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको डायरेक्शन दिखा सकता है, इवेंचुअली
जाना अंदर आपके लिए है, ठीक है, आपको खुद ब खुद जाना है। तो टीचर आपके लिए दरवाजा खोल सकता है, बट अंदर आपको खुद से जाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्शन दे सकती हूँ, बता सकती हूँ कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है। रोज प्रैक्टिस करो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जिससे कि वो आपका एक रिचुअल बन जाए। बट करना तो आपको खुद पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। तो प्लीज गेयर अप, बकअप। बहुत सारे स्टेट जुडिशरी के एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंडियन स्टेट जुडिशरी उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कितनी सारी पोजीशंस वेकेंट हैं। तो जितनी पोजीशंस वेकेंट हैं उतनी आपके लिए क्या बन जाती है, अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जितनी ज्यादा पोजीशंस उतनी बड़ी आपके लिए चांस ऑफ सक्सेस। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को डरना नहीं है, मायूस नहीं होना है। एट लॉ वाला वी टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू सो दैट वी कैन गिव यू गुड डायरेक्शन। ठीक है, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, आपको तरीके बताते हैं। बट करना तो आप सबको है ना, करना तो आप सबको खुद ब खुद है। तो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग, स्टार्ट डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस सो दैट आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज के सेशन में हमारा है, व्हाट इज अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन थ्योरी। डिस्कस दिस इन डिटेल। 10 मार्कर का क्वेश्चन है। तो अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन थ्योरी के बारे में बात करनी है, इसको डिटेल में डिस्कस करना है। अगर आप देखें तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको करना है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग इसका आंसर लिखें, एक बार कॉन्सेप्ट रिविजन कर लेते हैं। अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन थ्योरी की जब बात करते हैं, ये जो टर्म है ये रेफर करी जाती है लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ पिटिशनर्स एक्सेप्टेंस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस फॉर अ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग क्लेम या फिर प्रायर ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी। तो जहां पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक क्लेम था, ये एक ड्यूटी थी, इसकी जगह जो एक नई चीज को सब्स्टिट्यूट कर लिया गया, मतलब इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करके हमने बी को ऐड कर दिया और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन में माना जाता है। तो जैसे कि आपका नाम बोलता है, ये अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स को रिलेट करते हैं। अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन एक अग्रीमेंट का, जहां पे जो क्रेडिटर होता है वो प्रॉमिस करता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस फॉर द प्री एग्जिस्टिंग क्लेम या ड्यूटी। जहां पे आपने फॉर एग्जाम्पल बोला था कि जो भी आपका घर पेंट करना है वो पेंट कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, ये प्रॉमिस था, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि घर पेंट किसके द्वारा किया जाएगा, ए के द्वारा किया जाएगा। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, कुछ बदलाव हो जाते हैं, तो आपने एज एन थिंग आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ए की जगह यहाँ पे बी पेंट करेगा। आपने एक सब्स्टिट्यूट को एक्सेप्ट कर लिया, सब्स्टिट्यूट ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन थ्योरी कम्स इनटू द प्ले। सैटिस्फैक्शन क्या हो रही है कि एक्चुअल एक्सेप्टेंस क्रेडिटर कर लेता है और सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस की एक्चुअल एक्सेप्टेंस करता है। जहां पे काम ए ने करना था वहां पे आपने बी की परफॉर्मेंस को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो आपने क्या कर लिया, सैटिस्फैक्शन से अपनी एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन की हो रही है। ये दोनों जो वर्ड्स यूज है, अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन, ये इस तरीके से है जहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना होता है। अब आपको पता है कि सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है और उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ होती हैं हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं। ऑब्लिगेशंस का क्या मतलब है, जैसे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में है, इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको एक दूसरे के प्रति कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है। किसी की कोई ड्यूटी होगी, किसी का कोई राइट होगा, तो ये ऑब्लिगेशंस होती हैं। इन ऑब्लिगेशंस को क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सके। तो बेसिकली जब आपने डिस्चार्ज के टाइम पे जो चीज एक्सेप्ट करनी थी उसकी जगह किसी और चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे बात हो रही है अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन की। क्या जरूरी है, क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये चीज देखनी जरूरी है। सबसे पहले एक ड्यूटी होनी चाहिए, उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए एक सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस का। जहां पे हमारी ड्यूटी थी कि ए घर को पेंट करेगा, ठीक है, ये सबसे पहले एक ड्यूटी थी ए की। इसके बाद ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ कि जी ए की तबीयत तो बहुत खराब है, वो नहीं कर सकता है, उसकी जगह पे बी कर लेगा, ठीक है। और फिर प्रॉपर कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2D में डिफाइंड है।
तो प्रॉपर कंसिडरेशन का भी होना बहुत जरूरी है। ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जब हम अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन की बात करते हैं। तो बेसिकली आप सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस को, बेसिकली ये चीज अगर आपको लेनी थी, इसकी जगह आपने कोई और चीज को एक्सेप्ट कर लिया और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया, अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन थ्योरी। जो टर्म्स होती हैं, जैसे कि अगर मान के चलो कि एक अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन का आपको अग्रीमेंट बनाना है, उसके अंदर क्या क्या तरीके की टर्म्स होती हैं, इसको समझना भी जरूरी है क्योंकि इससे हमें और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। तो जो टर्म्स होती हैं हमारे एक अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन की, वो एक क्लियर टर्म होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए और दोनों पार्टी की रजामंदी होनी जरूरी है। तो बेसिकली दोनों पार्टी का कंसेंट होना जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, अनक्लियर नहीं होनी चाहिए। तो जो नॉर्मल टर्म्स होती हैं हमारी अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन की, वो किस तरीके की होती हैं? सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्प्यूट। तो क्लियरली डिस्प्यूट जो भी है, कोई भी डिसएग्रीमेंट है, उसको आपको डिफाइन करना है, आपको बताना है कि एक्चुअल ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, क्या क्या ऑब्लिगेशन थी, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना था। तो आपको जो डिस्प्यूट है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। उसके बाद क्या अमाउंट ऑफ पेमेंट है, तो बेसिकली आपके अग्रीमेंट में जो एग्जैक्ट अमाउंट है जिससे कि आपका जो डिस्प्यूट है उसको सेटल कर सकते हैं, उसको भी आपको बताना है। तो जैसे ये होते हैं आपके लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं ना, उस तरीके से ही आपका अमाउंट ऑफ पेमेंट को आपको डिफाइन करना जरूरी है। उसके बाद पेमेंट टर्म्स किस तरीके की होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफाई करना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरीके की हो सकती हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट होगा, क्या ये कैश होगा, क्या ये ऑनलाइन होगा, क्या ये आरटीजीएस होगा, क्या ये एनईएफटी होगा या फिर चेक होगा, कैसे होगा, ठीक है, ड्यू डेट क्या होगी, और अगर लेट पेमेंट होगी तो पेनल्टी क्या होगी। जैसे होता है लेट पेमेंट है तो 500 रुपए पर डे की पेनल्टी है। तो इस तरीके की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आपको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है अगर आप एक अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन का अग्रीमेंट बना रहे हो। रिलीज ऑफ क्लेम्स किस तरीके से होंगे, तो बेसिकली जो हमारा अग्रीमेंट है उसको स्पेसिफाई करना चाहिए कि पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के प्रति अगर कोई फर्दर क्लेम्स होता है वो कैसे रिलीज करेंगे, कैसे एक दूसरे के प्रति जो अपनी ऑब्लिगेशंस हैं उनका पालन करेंगी, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो कैसे रेफर करेंगी उनको, उन सबका भी डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे को सू नहीं कर पाएंगी इसी सेम इश्यू पे दोबारा फ्यूचर में जाके, क्योंकि ये तो यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइडेड होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होना चाहिए कि बेसिकली जो पार्टीज हैं, जैसे कि ए एंड बी हमारी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये जो पार्टीज हैं ये कॉन्फिडेंशियल रखेंगे इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन जो कि बिजनेस से रिलेटेड होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, सेंसिटिव होती है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। जैसे कि अब आपको पता होगा कि इंडिया में भी डेटा प्रोटेक्शन बिल आ चुका है, डेटा प्रोटेक्शन का लॉ आ चुका है। तो डेटा प्रोटेक्शन का अगर लॉ आ चुका है, डेटा प्रोटेक्शन की एक्ट आ चुकी है, तो आपको ये पता होगा कि डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना जरूरी है। आपको जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है किसी की भी, आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो ऐसे, यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड। गवर्निंग लॉ कौन सा होगा, कौन से लॉ के हिसाब से किया जाएगा, किस तरीके से आपको टर्म्स को इंटरप्रेट करना होगा, और अगर डिस्प्यूट होगा तो कौन से लॉ का पालन होगा, कौन से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी, वो सब कुछ को भी डिफाइन करना जरूरी है। इंटायर अग्रीमेंट में आपको ये देखना जरूरी है कि अगर अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन अग्रीमेंट है, कॉन्स्टिट्यूट की इंटायर अग्रीमेंट पार्टीज का सुपरसीड करेगा अगर कोई प्रायर अग्रीमेंट था। तो यहाँ पे बात ही हो रही है सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस की। तो बेसिकली क्या बोल देंगे कि जो पहले वाला अग्रीमेंट था ना, पहले वाला अग्रीमेंट सुपरसीड कर जाएगा, ठीक है। अब एक केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं, पवैना रीना समिंथन वर्सेस पन्ना लाना पलिनप्पा, ठीक है, रिआइट्रेटेड इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस किशोरीलाल गुप्ता एंड ब्रदर्स का केस में भी, ठीक है, 1959 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये एक क्लासिक डेफिनेशन देता है अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन की। क्या कहता है कि द रिसीट गिवन बाय द एप्लिकेंट्स एंड एक्सेप्टेड बाय द रिस्पोंडेंट्स and acted on by both the parties prove conclusively that all the parties agree to the settlement of their existing dispute by arrangement formulated in the receipt। तो बेसिकली जहां पे दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, पहली पार्टी सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कर रही है, ये क्या चीज शो करता है,
ये चीज शो करता है कि इनका जो भी डिस्प्यूट था उसको सेटल कर लिया गया है। उस डिस्प्यूट को सेटल करने के बाद इन्होंने एक सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करी है, इस अरेंजमेंट को फॉर्मुलेट किया है और जो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं। It is clear example of what used to be well known as a common law pleading as accord and satisfaction by a substituted agreement. तो अगर पहला अग्रीमेंट हमारा यहाँ था, ये था अग्रीमेंट नंबर 1 था, इसको सब्स्टिट्यूट करके अग्रीमेंट नंबर 2 हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर डिस्प्यूट था, अब उस डिस्प्यूट को हमने सेटल कर लिया। अगर सेटल हो गया तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन हो गया। नो मैटर कि उनके क्या राइट्स थे, पहले उन्होंने अबैंडन करे, क्या कंसिडरेशन थी, क्या फर्क नहीं पड़ता है। एक नया अग्रीमेंट आ चुका है, अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन की तरह से आ चुका है, प्रायर राइट्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, नए फ्रेश राइट्स आ चुके हैं क्योंकि एक नया अग्रीमेंट आ चुका है पिक्चर में, और पुराने जो भी राइट्स थे उनका डिपार्चर हो चुका है। ठीक है, एक और केस देखते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस बोगरा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में क्या बोला गया कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस इज रेफर्ड टू एज फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज हो गया है अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन के थ्रू। आने वाले सेशन में या फिर आज के सेशन में ही हम लोग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे, और हम क्या पढ़ेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका होता है आपका परफॉर्मेंस। तो जब आपका कोई डिस्प्यूट हुआ, आपके कॉन्ट्रैक्ट को आपने डिस्चार्ज करना है, आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कर दिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसको क्या कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो जो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा इन अकॉर्ड, और फुलफिलमेंट हो जाएगी आपकी सब्सिक्वेंट ऑब्लिगेशन की। बेसिकली जो नया कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है उसके हिसाब से राइट्स एंड ड्यूटीज को अग्री कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम आंसर लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हम हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एंड राइटिंग एन आंसर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन थ्योरी, डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिविजन कर लिया, हम लोगों ने 2 केस लॉज भी पढ़ लिए, देखा किस टाइप की टर्म्स होनी चाहिए अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन के अग्रीमेंट में, और अब हम अपना सैंपल आंसर डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन, पेमेंट ऑफ लेसर अमाउंट दैन ड्यू, एक्सेप्टिंग सम अदर सैटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस को बोला जाता है अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन। तो जहां पे हम आपकी इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हो, आपने बता दिया कि अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन क्या होता है, जहां पे आप किसी और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी थी उसकी जगह पे किसी और परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसको इंग्लिश लॉ के अंदर अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन बोला जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपका जो ऑब्लिगेशंस है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो डिस्चार्ज हो जाती है। अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन को डिफाइन किया गया है कि आप परचेज कर देते हो रिलीज फ्रॉम एन obligation whether arising from the contract taught by means of any valuable consideration but by actual performance of the obligation itself। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस को आप एक्सेप्ट कर लेते हो और जो पहले वाली परफॉर्मेंस होनी थी उसको आप खत्म कर देते हो। बेसिकली वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नलिफाई हो जाता है और ये नया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सब चीजें हो जाती है। तो अकॉर्ड इज अग्रीमेंट जहाँ पे ओरिजिनल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज कर लिया जाता है। डिस्चार्ज ऑफ अ सब्स्टिट्यूटेड ऑब्लिगेशन अपने आप में सैटिस्फैक्शन मानी जाती है, और सैटिस्फैक्शन इज दस द कंसिडरेशन जो कि अग्रीमेंट को ऑपरेटिव मानता है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाबूलाल उत्तम चंद का एक केस दिया जहां पे हमने बोला कि गुड्स बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ वर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। प्लेंटिफ ने काफी सारे क्लेम्स करे एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको चेक्स भेज दिया अलोंग with printed letters mentioning that the said payments were in full and final satisfaction of the plaintiff's claim। प्लेंटिफ ने हाउएवर इन्फॉर्म किया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो पेमेंट है उसको एक्सेप्ट करा जा रहा है एज पार्ट पेमेंट ऑफ द क्लेम। इन एन एक्शन टू द रिकवर द बैलेंस अमाउंट ऑफ द क्लेम, डिफेंडेंट ने प्लीड किया कि प्लेंटिफ अब उनको बैलेंस अमाउंट के लिए सू नहीं कर सकते हैं एज फुल एंड फाइनल सैटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम हो चुका है। क्या बोला गया, क्या कोर्ट्स ने बोला कि प्लेंटिफ सूट फॉर बैलेंस अमाउंट वाज मेंटेनेबल एज अमाउंट्स वर नॉट एक्सेप्टेड इन फुल सैटिस्फैक्शन। तो जब हम अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे गुड्स की बात है, ये गुड्स गुम गए, ये गुड्स लॉस्ट हो गए और इसकी जगह पे कुछ कैश दिया गया। अब जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रही है ये फुल एंड फाइनल पेमेंट है, ठीक है, तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कर रही है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कर रही है, बट जो पार्टी लेने वाली है वो कह रही है ना ये तो पार्ट पेमेंट है, इसको मैं फुल एंड फाइनल सैटिस्फैक्शन में नहीं ले रही हूँ। अगर ये पार्ट पेमेंट की तरह ले रही है तो यहाँ पे अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ एंड ये बैलेंस पेमेंट के लिए इनको सू कर सकते हैं। हाउएवर अगर ये
बोल देते कि हाँ जी ये फुल एंड फाइनल पेमेंट है, तो यहाँ पे हम मान लेते कि अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन हो गया। तो बेसिकली राइटिंग में जब आप बोल रहे हो विच इज एक्नॉलेज बाय रिसीट इन फाइनल सेटलमेंट, वो अनकंडीशनली वहां पे अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन होएगा और कोई भी फर्दर क्लेम सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपने अपना क्या किया, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आपने अपनी बॉडी में एक केस लॉ दिया और फाइनली आपने अपना आंसर को कंक्लूड कर दिया। अब देखो स्टूडेंट, ये एक सैंपल आंसर था, इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे हमने इसेंशियल एलिमेंट्स बात करें, 3 इसेंशियल एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हो। 2 केस लॉज हमने और डिस्कस करे थे, उनको भी ऐड कर सकते हो। सो इट इज ऑल योर डिस्क्रिशन, इट इज ऑल योर डिस्क्रिशन, इट इज ऑल योर क्रिएटिविटी कि आप कैसे अपना आंसर लिखना चाहते हो। एंड एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, टाइम। यही तो नहीं है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। टाइम को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी डिस्क्रिशन को, अपने जुडिशियल माइंड को यूज करना है और अपने आंसर्स को लिखना है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। Appellant got selected in the service of Forest Department of respondent state. He was given practical training and education at Indian Forest College at Dehradun for about 10 months. He was supposed to sign a bond to serve the department for 5 years after such training and education, or otherwise to refund the cost of the same incurred by the state of Punjab. He was selected in IPS and he further left the Forest College in between without sanction of the Punjab government. State brought an action to recover a sum of rupees 3,250 being the cost of training and education जो कि appellant को दी गई थी. Plea of Mr. Wadhwa that he did not take any benefit from the training was there, hence he should not be made liable. आपको decide करना है. तो ये आ गया एक आपका situation based question. यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर benefit मिला है, benefit received, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको इसको डिसाइड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा एपेलेंट है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक सर्विस में सिलेक्ट होता है, उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एजुकेशन दी जाती है इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज में देहरादून में 10 महीने के लिए, और उसको एक बॉन्ड साइन करना होता है जहां पे ये लिखा होता है कि क्योंकि हमने आपको ट्रेनिंग दी है तो अब आप 5 साल के लिए हमारे साथ काम करोगे, और अगर आप नहीं करोगे तो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। ठीक है, अब अगर आप ये दोनों में से कुछ नहीं करते हो तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। अब ये जो बंदा होता है, एपेलेंट होता है, ये आईपीएस में सिलेक्ट हो जाता है और ये जो फॉरेस्ट कॉलेज है इसको बीच में छोड़ देता है। अब पंजाब गवर्नमेंट क्या कहती है, वो एक इसके अगेंस्ट सूट फाइल करती है कि रिकवर करना चाहती है 3,250 रुपए जो कि उन्होंने इसके ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में लगाए। ये बंदा प्ली लेता है कि मैंने तो इस बेनिफिट ही नहीं उठाया कोई भी ट्रेनिंग का। तो क्या आपको डिसाइड करना है, आपको एज अ जज आपको मानना है कि आप एक जज हो, आपको अपना डिसीजन देना है, और उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना करेंगे कॉन्सेप्ट का रिवीजन और फिर अपना डिसीजन देंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट रिवीजन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे एक अग्रीमेंट पार्टीज के बीच में नहीं होता है। So an agreement between two parties that is imposed by law where there is no explicit contract. तो अग्रीमेंट अपने आप में नहीं होता है, बट कुछ अग्रीमेंट्स लॉ खुद ब खुद क्रिएट कर देता है, चाहे अग्रीमेंट हो या फिर ना हो। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है, ये एक अग्रीमेंट है, ये 2 पार्टीज के बीच में है जो कि हमारा लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, और इसको इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट को नॉक नॉक कर सकते हो। तो लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी पार्टी का, ए और बी में से किसी भी पार्टी का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, किसी का भी नुकसान हो रहा है, तो वो बंदा क्या कर सकता है, वो बंदा कोर्ट आ सकता है और मैं उसको मदद करूंगा, कोर्ट उसको मदद करेगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, परफॉर्मेंस हो रही है, नॉन परफॉर्मेंस हो रही है, उसको एक ड्यूटी माना जाता है, और अगर उस ड्यूटी का पालन नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। तो बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये लीगल रिलेशनशिप्स को क्रिएट करते हैं, लीगल बाइंडिंग होती है एक दूसरे के ऊपर, और इनके अंदर कुछ ना कुछ कंसिडरेशन भी होती है, जैसे कि हमने सेक्शन 2D में बोला था कि कंसिडरेशन क्या होती है, प्राइस ऑफ एनीथिंग जो होती है वो हमारी कंसिडरेशन होती है। तो फॉर इंस्टेंस अगर एक प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, बट जो डोनर है उसको कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रही है, तो वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, दैट इज आउट ऑफ लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, कुछ भी हो सकता है। तो अग्रीमेंट
जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अग्रीमेंट कर रहे हो, और वहां पे आप क्या कर रहे हो, आपका कंसिडरेशन है, आपका ऑफर हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, और इससे बन रहा है आपका प्रॉमिस, और प्रॉमिस में आपका कंसिडरेशन मिल जाता है, तो वो आपका क्या बन जाता है स्टूडेंट, आपका बन जाता है अग्रीमेंट। और अगर अग्रीमेंट को इन्फोर्स कराया जा सकता है, अगर अग्रीमेंट को इन्फोर्स कराया जा सकता है तो वो आपका बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, नॉर्मल कोर्स में यही होता है। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑब्लिगेशंस जो होती हैं वो अराइज करती हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था इंग्लिश लॉ के द्वारा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, बट कोई भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, एक्ट ये कहता है कि जैसे भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि बहुत ही सिमिलर हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट की तरह, बट वहां पे क्या है, वहां पे पार्टीज के बीच में कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया, इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड नहीं करे, तो लॉ जो होता है वो ऑब्लिगेशंस को क्रिएट कर देता है, जिससे कि आपका जस्टिस एंड इक्विटी बना रहे, फेयरनेस बनी रहे। और लॉ क्या कहता है कि कोई भी बंदा किसी और का फायदा नहीं उठा सकता, इसीलिए लॉ जो है वो ऐसी चीजों को क्रिएट कर देता है, एंड इनको हम कह देते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट लॉ के द्वारा आपका एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया जाता है। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएटेड नहीं होती हैं वन पार्टी का, बट वो क्या कहते हैं कि कोई भी बंदा किसी का अनजस्ट फायदा नहीं उठा सकता है, कोई भी बंदा किसी का फायदा नहीं उठा सकता, और ये नहीं कर सकता है कि एक बंदे को तो बहुत फायदा हो गया और दूसरे का बहुत नुकसान हो गया। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाए गए हैं, जिससे कि कोई भी अग्रीव पार्टी है, अगर उसका नुकसान हुआ है, वो जो दूसरी पार्टी है जिसने फायदा उठाया है उससे उनको रिकवर कर सके। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमारे लॉ के द्वारा बनते हैं, और यहाँ पे कोई भी बात नहीं होती कंसेंट ऑफ पार्टीज के बारे में, ठीक है। ऑब्लिगेशंस को पार्टीज एक दूसरे के शोल्डर पे नहीं डालती हैं, रिटर्न में नहीं लगती हैं, बल्कि लॉ उनको एक दूसरे के शोल्डर पे डालता है, जिससे कि जस्टिस एंड इक्विटी बनी रहे, जिससे कि फेयरनेस बनी रहे, इक्वालिटी होता रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स जो है वो अपना कोई सामान वाई के घर पे छोड़ आता है, तो वाई एक लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर है कि वो उस चीज को रिस्टोर करेगा। गलती से अगर वाई ने उस चीज को अपना मान के इस्तेमाल कर दिया तो उसको उसके पैसे देने पड़ेंगे। अब मानो कि आप हो ए, आप गए बी के घर, और आप बी के घर जब गए तो आप थोड़े से टमाटर खरीद के गए थे। ये टमाटर हैं, टमाटर पहले तो बहुत ही महंगे हो गए थे, तो ये भी सोने के भाव बिक रहे थे, बट अब थोड़ा सा इसका रेट ठीक है, तो बट स्टिल महंगी चीज है। तो आप ये टमाटर लेके गए, खरीद के गए, आप वॉक से गए थे अपने फ्रेंड के घर, और ये टमाटर आप गलती से वहीं छोड़ा। अब बी ने इन टमाटरों को यूज कर लिया और सब्जी बना ली और बोला बड़ी स्वाद बनी है टमाटरों की सब्जी, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने आप को इनरिच किया, बट आपने वो 250 रुपए किलो टमाटर लिए थे, ठीक है। सो या तो बी आपको ये टमाटर वापस दे, या फिर बी इसके लिए आपको पैसे वापस देगा। और ये कहाँ दिया गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था ना, बट यहाँ कहाँ दिया गया है, ये जो लीगल ऑब्लिगेशन आती है ये क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जो कि हमारा कौन बनाता है, लॉ बनाता है कि कोई भी बंदा किसी का फायदा नहीं उठा सकता, ठीक है। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दे आर नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे पार्टीज ने एंटर किया था, ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया था, बट ये फिक्शनल अग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे पार्टीज को एक दूसरे का फायदा ना उठा पाए, इनरिच ना करें, और एक सैनिटी बनी रहे, इसके लिए लॉ जो है वो जस्टिस एंड इक्विटी करता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में लाइबिलिटी इंपोज करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर किसी ने किसी का फायदा उठाया है तो उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा कि आपको अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं करनी है। एक पार्टी ने अगर वो टमाटर इस्तेमाल करे हैं जो कि 250 रुपए किलो थे, तो या तो टमाटर वापस दे दो या तो 250 रुपए वापस दे दो, आप अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्वासी का क्या मतलब है कि बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, बट एक कॉन्ट्रैक्ट को डीम करा जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट को
माना जाता है, एक लीगल फिक्शन क्रिएट की जाती है और ये किसके द्वारा करी जाती है, हमारे लॉ के द्वारा करी जाती है। और ये किसके बेसिस पे है, इक्विटी के बेसिस पे है कि आप किसी का फायदा ना उठाएं, अनजस्ट इनरिचमेंट ना करें और जिस चीज का भी आपने इस्तेमाल करी है उसको आप दूसरे वाले बंदे को उसके पैसे दें। तो इम्प्लाइड इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वन ऑफ द मेन फीचर्स जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के हैं कि यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल कंसेंट नहीं है पार्टीज के बीच में। तो जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, हमने बोला था कि कंसेंट होना, फ्री कंसेंट होना एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, बट जहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात है वहां पे जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फ्री कंसेंट की तो बात ही नहीं उठी, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में इवन द रिटन स्टेटमेंट नहीं होती है बट एक कॉन्ट्रैक्ट तो होता है जहाँ पे दोनों ने ओरल टर्म्स का या फिर अपने कंडक्ट से एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था। बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे कि अगर पी रेस्टोरेंट जाता है डिनर के लिए, ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट ये तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि पी खाना खा के पैसे देगा, तो यहाँ पे ये एक इम्प्लाइड इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है जहाँ पे उसके कंडक्ट के द्वारा ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। अब क्या नोशंस हैं हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, वो यही है। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट जो कि एक रोमन मैक्सिम से आया है, नेमो डेबिट लॉक्यूलो टोरी एक्स एलिना जोकिता। क्या कहता है सिंपल लैंग्वेज में कि नो मैन मस्ट ग्रो रिच बिकॉज ऑफ वन पर्सनल लॉस। तो ये नहीं होना चाहिए कि एक बंदा तो अमीर हो ही जा रहा है बट दूसरा बंदा गरीब हो ही जा रहा है। तो ये जो आपका मैक्सिम है इसको आपको ध्यान रखना है, इसको याद रख पाए और पेपर में लिख के आ पाए तो वंडरफुल। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 5 में दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के, और ये क्या कहता है, सर्टन रिलेशंस जो कि रिजेंबल करते हैं, जो कि क्रिएट किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। ऑल्दो जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड है वो कहीं पे भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा गया है, बट ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट से ही लिया गया है। अब एक केस देखते हैं, हरिराम सेठ खंडसारी वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने अग्री किया टू द फैक्ट दैट ऑल्दो जो भी टर्म है हैज बीन अवॉइडेड इन दिस चैप्टर, बट ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो चैप्टर नंबर 5 है ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, अनजस्ट इनरिचमेंट के ऊपर है। ये बात करी गई सबसे पहले इन द केस ऑफ मोसेस वर्सेस मैकफार्लेन जो कि इंग्लिश केस था, जहां पे लॉर्ड मैनफील्ड ने क्या बोला कि एक ऑब्लिगेशन होती है कि अगर आप किसी का कोई फायदा उठाते हो, अगर आप किसी की कोई चीज इस्तेमाल करते हो, आपको उसको भरपाई करनी पड़ेगी, आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। बेसिकली आपको किसी का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना है। स्प्लोकलिन किलनिया वर्सेस फेयर बैरन लॉज ऑन कॉम्बरल लिमिटेड, इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला कि ऑब्लिगेशन जो कि अराइज करती है सिचुएशन में जहाँ पे एक पर्सन को इनरिच किया जाता है दूसरे के एक्सपेंस में, ये प्योरली टॉट के अंदर भी नहीं आती है और प्योरली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी नहीं आती। तो अगर आप बात करो अनजस्ट इनरिचमेंट की, अगर आप बात करो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है, टॉट में भी आता है। ये रेस्टिट्यूशन या फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है और इसमें बेसिकली 3 कंडीशंस को फुलफिल होना बहुत जरूरी है, जो कि कोर्ट ने एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में केस में महावीर किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में बोली गई कि सबसे पहले एक अनजस्ट इनरिचमेंट होना जरूरी है, दूसरी चीज ये इनरिचमेंट दूसरे के एक्सपेंस में होना चाहिए, और तीसरी चीज ये जो रिटेंशन है, जिस चीज को आपने होल्ड किया हुआ है वो अनजस्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल वापस आओ हमारे टमाटर में, टमाटर वाला एग्जाम्पल, तो ए गया अपने टमाटर लेके बी के घर और वहां पे छोड़ आया, तो अब बी के पास क्या है, ये टमाटर पड़े हैं और बी ने इनकी सब्जी खा ली, ये टमाटर थे 250 रुपए किलो, तो अनजस्ट इनरिचमेंट हुआ बी का, एक्सपेंस किसका हुआ, ए का, और रिटेंशन किसका हुआ, रिटेंशन अनजस्ट है। बेसिकली तुम एक्चुअली में तो एंटाइटल्ड नहीं थे ना उस चीज के, तुम्हें तो फ्री में मिली है वो चीज, तो तुम्हें उसको वापस देना पड़ेगा। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा क्रिएट करे जाते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली पार्टीज के द्वारा क्रिएट करे जाते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जज साहब ऑर्डर करते हैं क्योंकि वो सिचुएशन को देख के असेस करते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का अरेंजमेंट होता है। कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बट एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं, सिमिलैरिटीज यही है कि दोनों का जो क्लेम है फॉर डैमेजेस वो दोनों का सिमिलर है। सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्या कहता है कि डैमेजेस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के आप क्लेम कर सकते हो
जैसे कि आप क्या करते हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम करते हो। तो दोनों की जो रेमेडीज अवेलेबल हैं वो सिमिलर रेमेडीज हैं। अब डिस्टिंक्शन क्या है इन दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है ये माना जा सकता है। फिक्टिशियस कॉन्ट्रैक्ट है, डीम्ड माना जाता है, लॉ के द्वारा डीम्ड माना जाता है, जो कि एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटेंशन नहीं थी पार्टीज की, उन्होंने लीगली कोई इंटेंशन के साथ एंटर नहीं किया था, बट उन्होंने कैसे एंटर किया था, उन्होंने खुद ब खुद एंटर कर लिया, उनको पता भी नहीं चला और लॉ ने उनको एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बांध दिया। तो यहाँ पे कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। ऑन द अदर हैंड जब हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जो ड्यूटीज हैं वो डिफाइंड नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपका लॉ क्रिएट करता है एविडेंस के द्वारा, और जहां पे क्या हो रहा है, अग्रीव्ड पार्टी जिसका नुकसान हुआ है वो क्लेम करती है कि भैया जो मेरा नुकसान हुआ है मुझे वापस दे दो। ठीक है, तो क्या बोला गया कि आपको अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं करना है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी को फॉलो करना है, फेयरनेस को फॉलो करना है, और अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं करना है। यू विल हैव टू पे फॉर दोज थिंग्स। क्या डिफरेंस है, एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो विल ऑफ पार्टीज के द्वारा क्रिएट करा जाता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे एक अग्रीमेंट होता है, यहाँ पे कोई अग्रीमेंट नहीं होता है। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि फॉर्म किए जाते हैं, यहाँ पे एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एब्सेंट होते हैं। ये फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया, ये चैप्टर नंबर 5 में है, 68 से लेकर 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है इसके बारे में। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है टर्म हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट ये एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है जिसको हमने भी अडॉप्ट किया है अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और बेसिकली इसका बेसिस यही है कि आपको अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं करना है। तो अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन खिलती है जहाँ पे एक बंदा दूसरे का फायदा उठा रहा है, अनजस्ट बेनिफिट कर रहा है, तो आप उसके लिए लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी का क्लेम फाइल कर सकते हो और उसको ले सकते हो। अनजस्ट इनरिचमेंट क्या होती है, जहाँ पे एक पार्टी का फायदा हो रहा है दूसरे के कॉस्ट पे हो रहा है, और ये जो फायदा हो रहा है ये अनजस्ट माना जा रहा है। बेसिकली यू वर नॉट एंटाइटल्ड टू दिस थिंग। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपका गिफ्ट है या फिर आप अपनी मर्जी से किसको कोई चीज दे रहे हो, वो बात अलग है, वो चीज अनजस्ट इनरिचमेंट में नहीं आती है। बट नॉर्मली अगर आप अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हो तो वो अनजस्ट इनरिचमेंट माना जाएगा। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये अभी भी फाइनल सेटल्ड नहीं है, बट जो हमारे लॉर्ड मैनफील्ड हैं जिसको एक फाउंडर माना जाता है इस चीज का, उन्होंने यही बोला है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट या फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, जहां पे आपकी इक्विटी, जस्टिस और फेयरनेस का कॉन्सेप्ट को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो मोसेस वर्सेस मैक्फेरलन का केस क्या था? फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि जेकब जो होता है वो 4 प्रॉमिसरी नोट्स इशू करता है टू मोसेस। मोसेस इसको इंडोर्स कर देता है टू मैक्फेरलन, excluding by a written agreement his personal liability on the endorsement. Even so, Macfarlane sued Moses on the endorsement. He was liable despite the agreement. Moses ने therefore compel किया कि discharge करो अपनी liability, and he had excluded therefore sued to recover his money from Macfarlane. उसके claim को allow करा गया to recover. लॉर्ड मैन्सफील्ड ने क्या बोला कि मनी कैन नॉट बी रिकवर्ड वेयर द पर्सन टू हुम इट इज गिवन कैन रिटेन इट विद अ सेफ कॉन्शियसनेस। जिस्ट क्या था इस टाइप के एक्शन का कि जो डिफेंडेंट है ऐसे केस में, यहाँ पे आपकी जो ऑब्लिगेशन है ये किसके बेसिस पे, नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी और रिफंड होना जरूरी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम बात करते हैं तो क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में क्या क्या देखा जाता है। अगर कोई बंदा आपको नेसेसरी सप्लाई कर रहा है जब आप इनकॉम्पिटेंट थे टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन लोग होते हैं इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? स्टूडेंट्स, माइनर, या फिर एक अनसाउंड पर्सन होता है ना इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लोग, इनको कोई बंदे ने सप्लाई करी नेसेसरी जरूरी चीजें जो इनके खाने पीने, पानी, कपड़ा, शेल्टर के लिए जरूरी थी, तो बाद में जाके ये क्लेम कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा पैसा जो कि मैंने आपके बिहाफ पे दिया है, आपने प्रॉमिस किया था आप मुझे दे दोगे बट अब आप नहीं दे रहे हो, तो मैं वो भी रियम्बर्स ले सकती हूँ, सेक्शन 69। या फिर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन जो कि नॉन ग्रेटिटुअस थी, आपने कोई एक ऐसी बेनिफिट को उठाया है जो कि नॉन ग्रेटिटुअस था, बेसिकली मैंने उसको चैरिटी में नहीं किया था
आपको उसका पैसा मुझे देना था, आपने नहीं दिया, बट आप नहीं दे रहे हो, तो सेक्शन 70 के अंदर मैं वो भी ले सकती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड, जिसको हम बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देते हैं, बेली बेलर वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप लोग फाउंडेशन बैच में अच्छे से रेफर कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर ये बंदा किसी चीज को ढूंढता है तो इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो बेलर बेली वाले कॉन्सेप्ट की सेक्शन 71 में ये भी कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर आप किसी चीज का फायदा उठाते हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो कि मिस्टेक या फिर कोर्जन के अंदर है, उसको भी आप सेक्शन 72 के अंदर कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ते हो। तो बेसिकली कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को डीम किया जाता है, जहां पे आप नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन को, पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्टेड पर्सन को। जैसे कि एग्जांपल, आप एक टेनेंट हो, आपके मकान मालिक का हाउस टैक्स जाना है, उसके वो अभी अवेलेबल नहीं है, आपने उसकी जगह दे दिया, आप उससे वो चीज क्लेम कर सकते हो। ऑब्लिगेशन, किसी नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट को अगर आप परफॉर्म करके इंजॉय कर लेते हो, आप उसको भी क्लेम कर सकते हो। फाइंडर ऑफ गुड्स और मनी जो कि दिया जा रहा है मिस्टेक या फिर कोर्जन के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये मेरे को पर्सनली डायग्राम बहुत पसंद है, आप लोग भी देख सकते हो। सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72 लिखा हुआ है इसमें। अच्छे से इन कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट को अपने दिमाग में बिठा लो। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर्स में पूछा गया है, पीटी हो या मेंस, कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, सेक्शन 70 क्या कहता है? सेक्शन 70 कह रहा है जहां पे आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो जो कि नॉन ग्रेटिटुअस है, जबकि एक पर्सन लॉफुली कोई काम करता है दूसरे के लिए, डिलीवर करता है, बट उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो चैरिटी कर रहा है, उसकी इंटेंशन यही थी कि आप उसको उसका पैसा दोगे, तो लेटर इज बाउंड कि आप कॉम्पनसेशन दोगे उसको और उसको वो सारी चीजों का पैसे का रिफंड करोगे। इंग्रेडिएंट्स क्या है? लॉफुल डूइंग डिलीवरी। तो बेसिकली इंदु मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में क्या बोला? इंदु मेहता एक एडवोकेट थी जिनको अपॉइंट किया गया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट काउंसिल, जो कि जहाँ पे वो अपनी सर्विसेज को रेंडर करती हैं। अपॉइंटमेंट जो था वो माना गया कि वो वॉइड अपॉइंटमेंट था इन व्यू ऑफ सीआरपीसी का सेक्शन 24 सब क्लॉज 2। क्या बोला गया कि दो द सेड अपॉइंटमेंट वाज वॉइड, बट क्योंकि स्टेट ने इंजॉय करी उनकी सर्विसेज जो कि उन्होंने रेंडर करी थी, स्टेट को उनकी सर्विसेज के लिए पैसा देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को वो पैसा वापस नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने वो सर्विसेज रेंडर करी थी। तो यहाँ पे एक्ट जो था वो ग्रेटिटुअस नहीं था, इसीलिए उनको वापस देना पड़ेगा। सिमिलरली एक केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल एंड सन्स। प्लेंटिफ ने रिक्वेस्ट किया ऑन ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कि आप कंस्ट्रक्ट करो एक कच्चा रोड, गार्ड रूम, ऑफिस, किचन रूम फॉर क्लर्क्स एंड स्टोरेज शेड्स फॉर यूज ऑफ सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड कर लिया गया एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि अब हमारा आर्टिकल 299 भी बन चुका है। कॉन्ट्रैक्टर ने फोर्स किया टू ट्राई हिज लक विद द स्टेट अंडर सेक्शन 70 एंड प्रूव करा कि इट इज टू बी प्रूव दैट बेटर देन दैट स्टेट एट द कॉस्ट फाइटिंग अप टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ सम ऑफ रुपीज 19,325। स्टेट को क्या बोला गया कि स्टेट वाज लायबल बिकॉज इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग द सर्विसेज उन्होंने इन सर्विसेज को बेनिफिट उठाया था। जो स्टेट है उसने इस सर्विसेज का बेनिफिट इंजॉय किया था और अब उनको इसका पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बन जाएगी, कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा और अगर स्टेट ने उसका फायदा उठाया है तो दे विल हैव टू रीपे द मनी। माइनर को एक्सक्लूड किया जाता है सेक्शन 70 के अंदर, क्योंकि माइनर कौन सा बंदा होता है? माइनर हमारा सेक्शन 68 में आ जाता है, जहां पे हमारे इनकॉम्पिटेंट बंदों की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा माइनर हो गया और हमारा अनसाउंड पर्सन हो गया। तो सेक्शन 70 प्रिवेंट करता है अनजस्ट इनरिचमेंट और अप्लाई करता है टू कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट एज एन इंडिविजुअल्स। ठीक है, बिसाइड्स इन दिस केस माइनर इवन दो वॉलंटरी एक्सेप्ट कर लेता है कोई बेनिफिट, तो सेक्शन 68 के अंदर अगर आप कोई भी क्लेम्स उसको दे रहे हो, कोई भी नेसेसरीज आप उसको सप्लाई कर रहे हो, तो आप उसकी स्टेट से वो चीज रिकवर कर सकते हो सेक्शन 68 के अंदर। दामोदर मुरलीधर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का केस में अगर बात करें तो बहुत सारे विलेजेस थे जहां पे ड्रॉइंग इरिगेशन वाटर फ्रॉम अ टैंक, सम ऑफ द विलेजेस वर अंडर द डायरेक्ट स्टेट टेनेंसी एंड अदर्स वर अंडर जमींदार। गवर्नमेंट ने कुछ रिपेयर का काम किया फॉर इट्स प्रेजर्वेशन, जमींदारों ने भी इसका फायदा उठाया जो भी रिपेयर गवर्नमेंट ने करी थी।
दे वर अकॉर्डिंगली हेल्ड लायबल कि आप प्रोपोर्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन दो स्टेट को, क्योंकि आपने वो बेनिफिट उठाया है जो काम स्टेट ने कराया था आपकी स्टेट ने भी. केस shows that even though party making the payment for rendering services personally interested in the matter, still वो एक proportional contribution ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट हुआ था और इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा. Enjoyment of a benefit by the defendant is necessary. जरूरी है, essential element है हमारे सेक्शन 70 का कि जो सामने वाला बंदा है वो वॉलंटरी एक्सेप्ट कर रहा है बेनिफिट ऑफ द वर्क और इसी के कारण उसने इसका फायदा उठाया है. जैसे कि हमारे जमींदारों ने उनके एस्टेट में जब रिपेयर वर्क हुआ है उसका फायदा उठाया वॉलंटरी. ठीक है. पीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन इन हैंड. एपेलेंट एक अंडरगो करते हैं ट्रेनिंग ऑफ IFS. Left it upon his selection in IPS was held to have enjoyed voluntarily the benefit of training which was not gratuitous and therefore section 70 apply कर दिया और उनको पैसे देने थे to compensate the state. तो अगर आप ध्यान दो तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन इन हैंड में है, जहां पे हमने यही सेम चीज पढ़ी है. ठीक है. To make a person liable for enjoying the benefit, it has to be found that defendant had a choice of accepting and rejecting the benefit. He had preferred to accept the same. तो यहाँ पे हमारा जो appellant है इसके पास choice थी कि ये ट्रेनिंग को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, बट इसने क्या करा, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया और जब एक्सेप्ट कर लिया है तो पैसा तो देना पड़ेगा क्योंकि आपने उसका बेनिफिट अपनी मर्जी से उठाया है. शंकर लाल वर्सेस कन्हैया लाल. Suit for recovery of arrears of rent was filed against A and B partners in the firm, but the said rule was decreed against A alone and dismissed against B. A thereafter filed a suit against B क्योंकि वो reimbursement लेना चाहते थे. Held that since he did not come in the picture at all, उनका कोई objection को raise करने का, reject करने का occasion ही नहीं था. Therefore, provision section 70 का apply नहीं करेगा. एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 70 अगेंस्ट गवर्नमेंट. सेक्शन 70 परमिट करता है कि अगर आपने अनजस्ट एनरिचमेंट किया है एंड इट अप्लाइज एज मच एज टू इंडिविजुअल्स और आपका गवर्नमेंट ऑल्सो. अगर कोई भी सर्विस रेंडर करी है, गुड सप्लाई करे हैं टू द गवर्नमेंट विच आर अंडर अ परपर्टेड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे. बेसिकली अगर गवर्नमेंट को भी आपने कोई चीज प्रोवाइड करी है तो उसके लिए भी आपको पैसे मिलेंगे और गवर्नमेंट को लायबल ठहराया जाएगा कि वो आपको कॉम्पनसेट करे अंडर सेक्शन 70 अगर उन्होंने कोई भी चीज को एक्सेप्ट किया है. रिकवरी अंडर सेक्शन 70 इज पॉसिबल इवन इफ नो कॉन्ट्रैक्ट वाज देयर और कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड अंडर सेक्शन 299. पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा वर्क डन विदाउट एनी एग्रीमेंट हैज बीन अलाउड टू रिकवर्ड अंडर दिस सेक्शन. तो बेसिकली जहां पे हमने आपको बोला था कि आपको ये काम करना है बट इवेंचुअली मैंने आपसे ये काम करा लिया तो इस काम के लिए भी मुझे पैसे मिलेंगे क्योंकि ये भी नॉन ग्रेटिट्यूअस काम था और इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है तो इसका भी बेनिफिट उठाया गया है तो इसके भी पैसे मिलेंगे. सेक्शन 70 आप इन्वोक नहीं कर सकते एक माइनर के अगेंस्ट क्योंकि जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड अब इनिशियो होते हैं. माइनर को अगर आपने कोई भी चीजें सप्लाई करी हैं सेक्शन 68 चलेगा और उनकी एस्टेट से आप वो चीजों को रिकवर कर सकते हो. अब बात करते हैं हमारे सैंपल आंसर की. एक बार दोबारा से हम अपना क्वेश्चन पढ़ लें, बहुत जरूरी है. कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, 68, 69, 70, 71, 72 इन सबको डिस्कस करा, अनजस्ट एनरिचमेंट को डिस्कस करा, डॉक्ट्रिन को डिस्कस करा और क्या बात करी हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंसेस भी पढ़ लिए. अब हमें एक बार अपना क्वेश्चन देखना है क्योंकि आंसर लिखते हुए हमें ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन क्या बोला गया है. तो क्वेश्चन कहता है कि एपेलेंट को सिलेक्ट करा गया इन सर्विस ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिस्पोंडेंट स्टेट के द्वारा. वहां पे उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई, उनको पढ़ाया लिखाया गया इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज में जो कि देहरादून में है 10 महीने के लिए. बाद में जाके उनको बोला गया कि आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आप 5 साल के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सर्विस दोगे वरना आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे. अब अगर आप बॉन्ड साइन नहीं करते हो तो आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे. He was selected in the IPS and बाद में जाके उन्होंने फॉरेस्ट कॉलेज को छोड़ दिया without any sanction from the government. स्टेट ने उनके अगेंस्ट एक सूट फाइल किया कि हमें अपना पैसा रिकवर करना है अमाउंट 3,250 रुपीज और ये हमारी कॉस्ट है फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू द एपेलेंट.
उन्होंने क्या जो मिस्टर वाधवा थे, जो एपेलेंट थे, उन्होंने बाद में जाके ये प्ली ली कि मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ इस ट्रेनिंग का, मैंने तो कोई भी बेनिफिट नहीं उठाया, तो मैं क्यों पैसे दूं। अब आपको एज अ जज, एज अ जुडिशियल ऑफिसर डिसाइड करना है ये केस। हम लोगों ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया स्टूडेंट्स। अब हम अपना एक सैंपल आंसर लिखेंगे एंड आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने आंसर जरूर लिखें। सैंपल आंसर इज हियर। तो चैप्टर 5 सेक्शन 68 से 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डील करता है कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स की जो कि रिजेंबल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएट करे गए रिलेशनशिप की तरह। इट इनकॉर्पोरेट्स दोज ऑब्लिगेशंस जिनको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इंग्लिश लॉ के अंदर। काफी सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, मेंशन है इस चैप्टर के अंदर, जहां पे एक पर्सन को ऑब्लाइज किया जाता है कि वो कॉम्पनसेट करे, ऑल्दो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता, नॉर कोई टॉर्ट होता है, बट यहाँ पे बंदे ने कॉम्पनसेट करना होता है क्योंकि उसको कोई बेनिफिट मिला है। बेसिस क्या है कि किसी को भी अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। तो ये आ गया हमारा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने चैप्टर नंबर बताया, सेक्शंस बताए और एक कॉन्सेप्ट बताया कि भैया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, अनजस्ट इनरिचमेंट की बात करी, इंग्लिश लॉ से लिया गया है। इफ ए गेट्स अनजस्ट इनरिचमेंट एट द कॉस्ट ऑफ बी, ए को ऑब्लिगेशन है कि वो कॉम्पनसेट करे बी को। इन एन एक्शन फॉर अनजस्ट इनरिचमेंट कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको प्रूव करना है। डिफेंडेंट को इनरिच किया गया है, बेनिफिट मिला है, इनरिचमेंट हुई है एट द एक्सपेंस ऑफ प्लेंटिफ, और ये जो भी रिटेंशन है ये अनजस्ट है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी में आके आपने क्या करा, आपने इसेंशियल एलिमेंट्स को समझा दिया। When a person does something for another person or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, he is entitled to claim compensation for the same such other person. तो बेसिकली जहां पे आपने काम किया और आप कुछ चैरिटी में नहीं करे थे, ग्रेशियसली नहीं करे थे, ग्रेटिट्यूअसली नहीं कर रहे थे, आपकी इंटेंशन थी कि सामने वाला आपको पैसे देगा, तो सामने वाले को पैसे देने पड़ेंगे एंड दिस विल बी अ लीगल फिक्शन विच विल बी क्रिएटेड बाय द लॉ। इंदु मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में क्या बोला गया, मिस इंदु मेहता एक एडवोकेट थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी कानपुर के, उनको असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट काउंसिल क्रिमिनल को बनाया गया और उन्होंने अपनी सर्विसेज रेंडर करी। बाद में जाके इन्होंने बोल दिया कि जिनकी सर्विसेज तो वॉइड है, तो क्या बोला गया कि अपॉइंटमेंट चाहे वॉइड हो बट स्टेट ने तो फायदा उठाया ना इनकी सर्विसेज का, तो स्टेट को इंदु मेहता को उनके पैसे देने पड़ेंगे जो कि वो फीस दे चुके थे उनको और वो रिकवर नहीं कर सकते दोबारा से। अब यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन का बॉडी में एक एग्जाम्पल दे दिया, एक केस लॉ दे दिया। इसके बाद हमने क्या बोला, जो फैक्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन के वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं पीसी वाधवा के केस से, जहां पे पंजाब एंड हरियाणा ने क्या बोला था कि मिस्टर वाधवा ये बेनिफिट नहीं उठा सकते क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग, ही डिड नॉट टेक एनी बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेनिंग वाज रिजेक्टेड। जो भी उनकी प्ली थी वो रिजेक्ट कर ली गई। क्यों रिजेक्ट करी गई, क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट नहीं की थी ट्रेनिंग को, उनको एक्सेप्ट भी कर सकते थे, रिजेक्ट भी कर सकते थे। वॉलंटरली मिस्टर वाधवा ने एक्सेप्ट किया था, इंजॉय किया था बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड सेम वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ ग्रेटिट्यूअस ट्रेनिंग। अगर कोई भी कंपनी आपको रिक्रूट करती है और आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, अपना टाइम स्पेंड करती है, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करती है, रिसोर्सेज स्पेंड करती है और आपसे काम कराती है, आपको कुछ सिखाती है, तो वो क्यों कर रही है, क्योंकि उसको यही उम्मीद है कि कल को जाके आप उनका काम करोगे। तो वो कोई चैरिटी नहीं कर रही है, ग्रेटिट्यूअसली नहीं कर रही है, इट इज अ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। और अगर आपने इसका बेनिफिट उठाया है तो यू विल हैव टू पे बैक टू देम। ठीक है, ये ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पे ट्रेनी को पैसे वापस देने पड़ेंगे। देयरफॉर सेक्शन 70 अप्लाई करेगा एंड लायबिलिटी होगी मिस्टर वाधवा की कि वो कॉम्पनसेशन दे। टू मेक अ पर्सन लायबल फॉर एंजॉइंग द बेनिफिट, ये प्रूव करना जरूरी है कि डिफेंडेंट के पास ऑप्शन थी रिजेक्ट करने की या एक्सेप्ट करने की और उन्होंने उस टाइम पे उसको एक्सेप्ट किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके हमने हमारे आंसर को कंक्लूड कर दिया। अगर टाइम हो थोड़ा सा और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को समझा सकते हो, थोड़ा सा केस लॉ एक दो और लिख सकते हो, बट टाइम ना हो तो कोई जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेल सफिशिएंट आंसर, इट इज अ क्रिस्प आंसर, इट इज अ प्रिसाइज आंसर and it is a desirable answer which can fetch you good marks in your paper, but you have to write your own answers. Okay, I would always request all of you to write your own answers. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेंटिव जो हैं वो मैन्युफैक्चरर थे जो अपने सैंपल सेंड करते थे फॉर एग्जीबिशन टू वेरियस एग्रीकल्चर शोज। वंस ही गेव सम सैंपल्स ऑफ हिज प्रोडक्ट्स टू द एजेंट ऑफ डिफेंडेंट रेलवे कंपनी फॉर कैरेज टू न्यू कैसल फॉर एन एग्जीबिशन। ये फैक्ट वाज विद इन द नॉलेज ऑफ द डिफेंडेंट एजेंट।
कंसाइनमेंट नोट ने भी लिखा था कि मस्ट बी एट न्यू कैसल मंडे सर्टन। तो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम वाज एन एसेंस। ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ डिफेंडेंट गुड्स रीच करते हैं डेस्टिनेशन ओनली आफ्टर द एग्जीबिशन वाज ओवर। प्लेंटिफ एक सूट लेके आते हैं टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट जो कि होते हैं ड्यू टू द नॉन अराइवल ऑफ गुड्स एट द शो, डिसाइड विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केस लॉ। तो यहाँ पे भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आई थिंक हम लोग ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, बट नाउ दैट दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेडली कमिंग वी विल अगेन डिस्कस इट। एंड यहाँ पे बात हो रही है आपके डैमेजेस के बारे में, ठीक है, और बात हो रही है कि टाइम इज द एसेंस। तो यहाँ पे भी एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इसको डिसाइड करना है विद केस लॉ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आई थिंक हम लोग ऑलरेडी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले सेशंस में, तो मैं थोड़ा सा क्विक एंड फास्ट रिवीजन करूंगी इसका, ठीक है। सेक्शन 73 से लेकर 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, जहां पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन नहीं हो रहा। आपने अग्रीमेंट बनाया था, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी, इन टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन नहीं हो रहा, ब्रेक कर दी इनको, तो क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि ये ब्रीच किसी पार्टी के कारण हो, बिना किसी पार्टी के कारण भी हो सकता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। वॉर हो गई, कोविड-19 आ गया था, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गए थे, तो ये डिफरेंट सिचुएशंस के कारण हो सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली मतलब यही है कि आपका वायलेशन हो रहा है कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की उनका, ठीक है। ब्रीच बेसिकली होता है जहां पे भी आपकी एक या दो टर्म्स का पालन नहीं हुआ, आपकी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, जो उनकी ऑब्लिगेशंस थी, जो उनकी ड्यूटीज थी, उन्होंने उसको नहीं किया, वो वायलेट हो गई। ये किसी भी सिचुएशन के कारण हो सकती हैं, एक बंदे की गलती के कारण भी हो सकती हैं, ड्यू टू एन एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकती हैं। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, काफी सारी रेमेडीज हमारा लॉ प्रोवाइड करता है, और उस स्पेसिफिक रेमेडी को जो आपको उस टाइम पे ठीक लगती है, आपको उसको एग्जॉस्ट करनी होती है। प्लेंटिफ मे बी अवॉर्डेड मॉनेटरी डैमेजेस अगर ऐसा लगता है, या फिर सूट फॉर परफॉर्मेंस भी हो सकता है, सूट फॉर इंजंक्शन भी हो सकता है। अनयूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए, यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। और जरूरी है कि आप अपने एडवोकेट को कंसल्ट करें एंड देखें कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या सबसे ज्यादा एडवांटेजेस रेमेडी होगी आपके लिए। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, इंडिविजुअल हो या स्मॉल एंटरप्राइजेस हो, सबको ही बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, सुबह जब आप उठते हो तब से लेके रात को जब आप सोते हो, आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हो, डे टू डे एक्टिविटीज में, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। तो डिपेंड करता है कितना मोटा कॉन्ट्रैक्ट है और कितना सॉलिड उसका ब्रीच हुआ है। तो बहुत सारे डिफरेंट सीरियस टाइप ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि काफी सारे पार्टीज को हार्म कॉज करते हैं, और अग्रीड पार्टी को कॉम्पनसेशन या डैमेजेस मिल सकता है। अनदर सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच जो कि हो सकता है, वो फंडामेंटल ब्रीच हो सकता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच हो सकता है, मटेरियल ब्रीच हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीचेस भी होते हैं। एंटिसिपेटरी ब्रीच का होता है जहां पे ड्यू डेट से पहले ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये काम नहीं हो पाएगा। जैसे अगर आपका 10 सितंबर तक घर पेंट होना था, बट 9 सितंबर तक आपका पेंट शुरू ही नहीं हुआ और आपको 5 दिन लगने हैं घर पेंट होने में, तो आपको समझ आ जाता है कि यहाँ पे तो आपका एंटिसिपेटरी ब्रीच होने वाला है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीच होते हैं, एक्चुअल ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच, मटेरियल ब्रीच, माइनर ब्रीच, फंडामेंटल ब्रीच, ठीक है। काफी सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं, आप सूट फाइल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, क्वांटम मेरिट के लिए कर सकते हो, इंजंक्शन के लिए कर सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कर सकते हो। तो जब आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है, तो आपको अपने अटॉर्नी को, आपके एडवोकेट को कंसल्ट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या बेस्ट रेमेडी अवेलेबल है जिसको आपको लेना चाहिए, जिससे कि आप अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट अपना जो रेमेडी है उसको एग्जॉस्ट कर सको। डैमेजेस की अगर बात करें तो डैमेजेस मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होता है, वो उस बंदे को दिया जाता है जिसका नुकसान हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, वो एक सूट फॉर डैमेजेस भी फाइल कर सकता है। जो एक चीज ध्यान में रखने की है वो है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। बेसिकली डैमेज ऐसा होना चाहिए जो कि इन लाइन ऑफ एक्शन है, बेसिकली जो चीज फोर्सिएबल है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि अनफोर्सीन है। अनफोर्सीन डैमेज को आप नहीं मान सकते हो, फोर्सिएबल होना चाहिए। यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन में अगर कुछ चीज हो रहा है तो वो आप ले सकते हो। मेजर्स ऑफ डैमेजेस की बात करें तो कुछ लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जिनको ऑलरेडी असर्टन कर लिया गया है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जिनको असर्टन नहीं किया गया।
तो जरूरी ये है कि डैमेज ऐसा होना चाहिए जहां पे एक्चुअल लॉस सफर किया जा रहा है किसी भी पार्टी के द्वारा, उसको कॉम्पनसेशन को क्लेम करना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो अग्रीव पार्टी है एंड उसका नुकसान हुआ है, उसको सेम पोजीशन में आना है जो कि पहले थी। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की बात करें तो काफी सारे जो ब्रीच होते हैं वो सेटल्ड एक्सपेक्टेशंस जो हमारे लॉ की होती हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं, उनको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे कि अगर एक पार्टी ने आपको मस्टर्ड सीड सप्लाई करी, अब आपको उसको पैसे देने थे, आपने नहीं किया, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन हो गई, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और अब वो बंदा आपसे कॉम्पनसेशन और डैमेज क्लेम कर सकता है। तो आपको क्या देखना है कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पे पार्टी का डिफॉल्ट होता है या फिर पार्टी का डिफॉल्ट ना होके कई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो जाते हैं। अब एक हैडले वर्सेस बैक्सेंडल एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो भी स्टूडेंट्स ने कई बार पढ़ा है। यहाँ पे क्या होता है, दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वन ऑफ देम अगर ब्रेक कर देती हैं तो डैमेजेस मिलेगा जिस पार्टी का नुकसान हुआ है, और फेयर एंड रीजनेबल डैमेज होना चाहिए जो कि नेचुरली अराइज करता है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में करता है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और आप वो डैमेजेस मांग रहे हो। ठीक है, तो अफोर्सेड रूल जो है वो बेसिकली किस चीज के ऊपर बात करता है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज के ऊपर बात करता है। आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आपको देखना है कि जो रिमोट डैमेज है वो नहीं मिलेगा, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो डैमेज है वो आपको मिल जाएगा। तो दो तरीके के डैमेजेस होते हैं, एक होता है जनरल डैमेज और एक होता है स्पेशल डैमेज। जनरल डैमेजेस वो होते हैं जो कि नेचुरली अराइज करते हैं यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जिसके लिए डिफेंडेंट को लायबल ठहराया जा सकता है और वो डैमेज का अमाउंट पे करेगा। स्पेशल डैमेज ऐसा होता है जहां पे अनयूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी होता है, और ये सिर्फ उस सिचुएशन में होता है जहां पे कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थी और वो दूसरी पार्टी को बताई थी। जैसे हमारे केस में टाइम वाज द एसेंस, और टाइम के बारे में आपने दूसरी पार्टी को बताया था, तो ये स्पेशल डैमेजेस के अंदर आ जाएगा। रिलेशनशिप जो भी पार्टीज के बीच में होता है उसको हैडले वर्सेस बैक्सेंडल के केस में बात करी गई, और इसी को री एग्जामिन करा गया विक्टोरिया लॉन्ड्री के केस में। यहाँ पे क्या बोला गया कि सबसे पहला रूल ये है कि प्लेंटिफ को रिकवर करना है जितना लॉस उसको हुआ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे हुआ है, वो लॉस फोर्सिएबल होना चाहिए, इसीलिए आप उसको यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में मान रहे हो, और ये ऐसा होना चाहिए जो रीजनेबल प्रूडेंट मैन एक्सपेक्ट करता है, मतलब अननेसेसरी का या फिर जो चीज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड रूल ये बात करता है कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है उसकी नॉलेज होना जरूरी है, तभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस जो है वो मिलेगा। तो बेसिकली रियल इंपोर्ट ऑफ एक्सप्रेशन जो कि कॉन्टेम्पलेट करता है एक रीजनेबल मैन को, उसको नहीं पता हो सकता जब तक आप उसको स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में नहीं बता रहे हो। तो हमारे जो सैलमन लॉर्ड जस्टिस थे उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी डैमेज जो एक्चुअली कॉज होता है बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिकवरेबल प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड सच रीजनेबली फोर्सिएबल एज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते थे, और अगर कोई भी अलग स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं उसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 73 की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 73 रिमोटनेस ऑफ डैमेज के बारे में बात करता है। क्या बोलता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है, जो पार्टी सफर करती है, जो पार्टी का नुकसान होता है, जो अग्रीव पार्टी होती है, वो इंटाइटल्ड होती है कि उसको क्या मिले, कॉम्पनसेशन मिले, लॉस मिले, डैमेज मिले, और वो कैसा होना चाहिए, जो कि यूजुअल कोर्स में हुआ है, यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में हुआ है। और अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं तो ऐसा स्पेशल सर्कमस्टेंस होना चाहिए जो कि उसकी नॉलेज में था। हैडले वर्सेस बैक्सेंडल का केस देखें तो प्लेंटिफ जो है वो एक्सटेंसिव बिजनेस कैरी ऑन करते थे मिलर्स का। ये जो मिल होती है ये टूट जाती है ब्रेकेज ऑफ क्रैंकशाफ्ट के कारण, और इसके कारण जो मिल का काम है वो रुक जाता है। डिपेंडेंट्स एक फर्म होती है कैरियर की जिनको इंगेज किया जाता है कि आप ये शाफ्ट को लेके जाओ मैन्युफैक्चरर के पास, उससे ठीक करा के एक नया वाला लेके आओ। डिपेंडेंट्स डिले कर देते हैं डिलीवरी बाय सम नेग्लिजेंस, एंड कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जो मिल होती है वो काफी दिनों तक काम नहीं करती। एक्शन माना जाता है फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट जो कि हो सकता था ड्यूरिंग दिस पीरियड। एल्डरसन बी जो कि जस्टिस थे, उन्होंने क्या रूल प्ले किया, उन्होंने बोला जहां दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वन ऑफ देम अगर कोई भी ऑब्लिगेशन को तोड़ते हैं तो डैमेजेस मिलेंगे उस पार्टी को जिसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है, फेयर एंड रीजनेबल डैमेज उसको मिलेगा जो कि यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है। ठीक है, बट कोई भी अनयूजुअल है या फिर कोई भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, अगर वो उसकी नॉलेज में नहीं था तो वो उसको नहीं मिलेगा। सिमिलरली हॉर्न वर्सेस मिडलैंड रेलवे कंपनी, प्लेंटिफ एक शू मैन्युफैक्चरर थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
टू सप्लाई क्वांटिटी ऑफ शूज टू अ फर्म इन लंदन, जो कि फ्रेंच आर्मी के लिए शूज को लेती थी। वो बहुत ही अनयूजुअल हाई प्राइसेस पे लेती है। शूज को डिलीवर करना था 3 फरवरी तक। जो कंसाइनमेंट था उसको डिपेंडेंट रेलवे कंपनी के द्वारा दिया गया एंड उन्होंने टाइम एसेंस बोला और उन्होंने क्या बोला कि 3 फरवरी तक इसको देना है, बट नॉट दैट देयर वाज एनीथिंग एक्सेप्शनल इन द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने रेल डिपेंडेंट कंपनी टेलिंग देम नॉट द कंसाइनमेंट मस्ट रीच बाय 3 फरवरी। कंसाइनमेंट डिले हो गया, कंसाइनी ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए। प्लेंटिफ ने जो मार्केट में प्राइस बेचा वो आधा प्राइस था जो उनको मिलना था उस फ्रेंच आर्मी से। In the action against the defendant for the delay in the delivery of the shoes, they paid into the court sufficient sum over to the ordinary loss occasioned thereby. But plaintiff ने further claim किया कि मुझे तो डिफरेंस चाहिए उस प्राइस का जो मुझे मिलना था और जो मुझे मिला है। It was held that this was a damage of an exceptional nature and it could not be supposed to have been in contemplation of the railway company when it contracted to convey the goods by third. तो बेसिकली ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे, टाइम एसेंस था, वो बात ठीक है, बट कोई भी रेलवे कंपनी को ये नहीं पता हो सकता कि इतना ज्यादा डिफरेंस होगा। तो इतना बड़ा डिफरेंस था विच वॉज बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन एंड ये डैमेज इनको नहीं मिला। सिमिलरली ब्रिटिश कोलंबिया सॉमिल वर्सेस नेटलशिप, so parties of a sawmill machinery packed in cases were given to the defendant a carrier for carriage to Vancouver. One of the cases was lost and consequently जो complete mill होती है वो erect नहीं हो पाई और operate नहीं हो पाई। Plaintiff ने claim किया cost of lost machinery and जो भी profits वो earn कर सकते थे अगर वो timely install हो जाती। कोर्ट ने allow किया only the cost in Vancouver of the articles lost और क्या बोला, loss of profits to be made from the intended use of mill was held to be too remote और उन्होंने क्या बोला कि ये चीज नहीं मिलेगी। विलीज जस्टिस थे, उन्होंने इलस्ट्रेशन दिया इस चीज को समझाते हुए। उन्होंने बोला कि टेक द केस ऑफ अ बैरियर ऑन हिज वे टू प्रैक्टिस एट द कैलकाटा बार, जहां पे उनको लार्ज नंबर ऑफ ब्रीव्स अवेट कर रहे थे। उनको थ्रू द डिफॉल्ट ऑफ अ पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल कंपनीज उनको डिटेन कर लिया जाता है इजिप्ट में या फिर स्विस बोर्ड में एंड कॉन्सिक्वेंटली उनको काफी सारा नुकसान हो जाता है। तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी because they happened to know the purpose for which the traveler was going. It was pointed out that if the special circumstances are already within the knowledge of the party breaking the contract, formality of communicating them may not be necessary. Simpson versus London हमारे केस से बहुत relevant केस कि अगर जो पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अगर उसको ऑलरेडी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में पता था तो आपको उनको कम्युनिकेट करने की भी जरूरी नहीं है। फैक्ट क्या थे कि प्लेंटिफ जो थे वाज इन द हैबिट ऑफ एग्जिबिटिंग सैंपल्स ऑफ हिज इम्प्लीमेंट्स एट कैटल शो। उन्होंने कुछ सैंपल्स को डिपेंडेंट कंपनी को भेजा और उन्होंने बोला कि इसको न्यू कैसल के ग्राउंड पे लेके जाना। कंसाइनमेंट नोट में ये चीज लिखा था कि ये चीज मंडे तक पहुंच जानी चाहिए, बट नो मेंशन वाज मेड टू द इंटेंशन दैट गुड्स एक एग्जीबिशन में जा रहे हैं। नेग्लिजेंस के द्वारा ये जो गुड्स होते हैं ये लेट पहुंचते हैं। As the company was already aware of the object of the carrying the goods there, the plaintiff was allowed to recover not only the loss of freight but also what he could have made. Okay, तो ये exactly वही situation है जो हमारे case in hand की। Measure of damage की अगर हम बात करें, once the extent of loss against which the compensation is to be recovered has been determined, it has to be evaluated in the terms of money. तो जहाँ पे हमारी damages की बात है, अगर पता चल गया है कि damage हुआ है, उसके बाद आपको टर्म्स जो हैं वो आपको असर्टन करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ डैमेज वही है कि आपको उस बंदे को उसी पोजीशन में लेके आना है जिसमें वो पहले था डैमेज होने से पहले। इनकन्वीनियंस जो भी कॉज हो रही है मे बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ डैमेजेस। अब हमारा आंसर एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिवाइज कर लें स्टूडेंट्स। तो आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मल्टीपल टाइम्स अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स ये चीज पूछी गई है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना आंसर बनाना बहुत जरूरी है आप सबके लिए। ठीक है, क्वेश्चन है प्लेंटिफ एक मैन्युफैक्चरर थे जो सैंपल्स भेजते थे गुड्स फॉर एग्जीबिशन टू वेरियस एग्रीकल्चर शोज। उन्होंने एक सैंपल प्रोडक्ट्स को दिया डिपेंडेंट रेलवे कंपनी को कि आप इसको न्यू कैसल लेके जाएं फॉर एन एग्जीबिशन और वहां पे नॉलेज में था उनके कि इसको मंडे तक पहुंचना ही पहुंचना है। कुछ नेग्लिजेंस हो जाता है ड्यू टू द डिफेंडेंट जहां पे गुड्स पहुंच नहीं पाते और एग्जीबिशन खत्म हो जाती है। प्लेंटिफ एक सूट फाइल करते हैं टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट्स एंड ओइंग टू द नॉन अराइवल ऑफ द गुड्स और हमें डिसाइड करना है विद केस लॉस।
सिम्पसन वाला केस जो है वो एग्जैक्टली फिट बैठता है। आप लोग कई बार देखोगे जो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत सारे हमारी इलस्ट्रेशंस और केस लॉस के बेसिस पे होते हैं। तो अगर आपने अपनी तैयारी अच्छे से करी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन सबको आंसर करने में। ऑल्सो अगर आप लोगों ने अपना क्या किया है, अच्छे से आप लोगों ने आंसर प्रैक्टिस करा है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फैक्ट्स ऑफ द अबव given problem is similar to the facts of Simpson versus London and Northern Railway Company. In this case, it was held that since the defendant company's agent was having the knowledge of the special circumstances, goods को भेजा जा रहा है Newcastle show के लिए, they were liable for the loss consequent to the late arrival of the goods at the destination. Short and crisp answer. Because यहाँ पे टाइम की कमी थी इसलिए इसको शॉर्ट लिखा गया है। आप इसको बढ़ा भी कर सकते हैं, ब्रीच को समझा सकते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डैमेजेस के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ और केस लॉस भी दे सकते हैं। बट व्हाट आई ऑलवेज से इज आई ऑलवेज टेल दैट यू आर मास्टर ऑफ योर ओन। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही स्मॉल लिखा है, मान लो 5 या 10 नंबर के लिए, आप इसको 20 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। सो यू आर योर ओन क्रिएटिव मास्टर और आपको अपनी ओन क्रिएटिविटी से अपने आंसर्स को लिखना है और प्रिपेयर करके रखना है। एक चीज को ध्यान रखें वो ये है, इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, आपको अगर ये लगता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी अच्छी चीजें नहीं कर सकते, देन यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। तो स्टूडेंट्स ये तरीका है, अगर आपको लगता है आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें अच्छे से नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीजें बढ़िया तरीके से कर लो, खुद ब खुद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े, हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ सैंपल आंसर्स लिखे आज, और सैंपल आंसर्स के साथ हमने क्या देखा कि हर एक आंसर को लिखने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए और आपकी खुद की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में आप कितना टाइम देना चाहते हो। तो आप अपने आंसर्स की खुद से प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप अपने जो पेपर है उसको अच्छे से एक्सेल कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आप अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप अपनी हैबिट्स जरूर चेंज कर सकते हो, और अगर आपने अपनी हैबिट्स चेंज कर ली ना तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात बोली है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स and surely your habits will change your future. So you have to keep all of this in mind and keep practicing, keep going and stay healthy and stay wise. Students जुड़े रहें लॉ वाला के साथ for good quality content and जल्द मिलें मुझे आने वाले मेरे next lecture में। Thank you so much for today's lecture. All the best.